गुड आफ्टरनून सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक क्या था? वो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और आइस क्या होगा हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में था ना। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर इसी टॉपिक का एक और नाम क्या होता है जल्दी से बताओ? अर्ली इफेक्ट। क्या बोलते हैं अपने इसी को? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर क्या होता है हमारे पास में अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर क्या होगा हमारे पास में अर्ली इफेक्ट होगा। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर क्या होगा अर्ली इफेक्ट। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि ये हमारा इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये इमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो ये हमारे पास में क्या होगा? इमिटर, ये होगा बेस होगा, और ये कलेक्टर हमारे पास में रहेगा। ये मानकर चलिए कि ये हमारे पास में क्या है? एन, ये है पी और ये है एन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर मैं काम करता हूं, क्या काम करता हूं ध्यान रखना, ये जो हमारे पास में सीबी जंक्शन है ना, सीबी जंक्शन अगर हमारा रिवर्स बायस है, क्या बोला मैंने? कलेक्टर बेस जंक्शन जो है अगर हमारे पास में रिवर्स बायस हमारे पास में कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस किससे बताओ मैंने? बायसिंग बैटरी में ये माइनस और ये प्लस से। क्या हो गया डियर, क्यों प्रेस कर रहे हो उसको, बटन को? चलिए, तो समझिएगा, अगर हम बात करें ये बेस है और ये कलेक्टर हमारे पास में, पी हमारे पास में नेगेटिव पर है, एन कहां पर है? पॉजिटिव पर है। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये जंक्शन क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। सेम डायोड के अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो अगर मान के चलिए कि ये सीबी जंक्शन हमारे पास में क्या है? रिवर्स बायस है। अगर चलिए, अब आराम से, अब शांति के साथ में आप पढ़िएगा। साउंड चला जाए तो इंतजार कीजिएगा मेरा, कि मैं कब स्क्रीन पर देखूं और फिर उसके बाद में फिर साउंड आया ना। चलिए, तो यहां पर आ जाइए फिर से ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये P और ये N हमारे पास में है, तो P टाइप माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, N टाइप हम प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? सीबी जंक्शन जब रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में आप सभी को पता है कि डिप्लेशन लेयर होती है हमारे पास में। तो ये सबसे हाईली डॉप्ड है, ये मॉडरेट डोपिंग है, और ये लाइटली डॉप्ड होता है। तो लाइटली डॉप्ड होगा तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर होगी, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? डिप्लेशन लेयर होगी, डिप्लेशन लेयर होगी, यहां पर क्या होगी? डिप्लेशन लेयर होगी। अगर आप जैसे जैसे ये रिवर्स बायस का वोल्टेज यहाँ का बढ़ाएंगे ना, यहाँ का वोल्टेज जब आप बढ़ाएंगे रिवर्स बायस वोल्टेज, तो ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, तो बेस का जो रीजन है वो धीरे धीरे क्या होता? कम होता जाएगा हमारे पास में। क्या होगा हमारे पास में? बेस का जो रीजन है वो हमारे पास में जो है क्या होगा? हमारे पास में कम होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आप क्या करेंगे? रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास बेस का रीजन कम हो जाएगा, तो बेस की विड्थ कम हो जाएगी। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, है ना। तो सीबी जंक्शन जब हमारे पास में रिवर्स बायस है, मैंने क्या बोला कि व्हेन हमारे पास में क्या है? व्हेन सीबी जंक्शन इज रिवर्स बायस, व्हेन सीबी जंक्शन इज रिवर्स बायस, व्हेन सीबी जंक्शन इज रिवर्स बायस, क्या होगा हमारे पास में? एंड इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज
if we increase reverse bias voltage, if we increase reverse bias voltage, then the width of base region, then the width of base region width of base region vanished, या डिक्रीज लिख देना, then the width of base region will decreased. This is called हमारे पास में क्या होगा, अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. दिस इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट, या फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में. किसके बारे में, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. क्या होगा हमारे पास में, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. चलिए, तो इसको अपन क्या बोलकर चलते हैं, इसको हम बोलकर चलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. अगर मान लो यहां पर बेस की विड्थ अगर कम हो रही है, ध्यान रखना बेस की विड्थ कम हो रही है, तो यहाँ जो बेस में जो करंट जा रहा होगा वो करंट भी हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना. क्या होगा, बेस का जो करंट है वो हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ड्यू टू हमारे पास में क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट, इससे क्या इफेक्ट होंगे, इसके इफेक्ट ये होंगे, इफेक्ट क्या क्या होंगे हमारे पास में, इसकी वजह से हमारा बेस करंट जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और कलेक्टर करंट हमारे पास में क्या होगा, बढ़ जाएगा. क्या होगा, बेस करंट कम हो जाएगा और कलेक्टर करंट हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन ध्यान रखिएगा, इमिटर करंट जो है वो हमारे पास में क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज होता है. इसकी वजह से अर्ली इफेक्ट का आपको बोल दिया जाए, अर्ली इफेक्ट के इफेक्ट क्या क्या होंगे, तो आईई जो है वो क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज. आईई क्या होगा हमारे पास में, स्लाइटली इंक्रीज. तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के क्या इंपैक्ट होंगे, बेस करंट कम होगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और आई करंट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होगा, बहुत कम. लेकिन ध्यान रखना, ये कलेक्टर करंट इंक्रीज क्या होगा, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हमारे पास में करंट है वो इंक्रीज होगा, ये हमारे पास में स्लाइटली इंक्रीज होगा. तो यहां से आप मुझे अल्फा बीटा और गामा पर आप मुझे इफेक्ट बताएंगे. अल्फा बीटा और गामा का इफेक्ट क्या होगा, अल्फा जो होता है वो हमारे पास में कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस मतलब आईसी डिवाइड बाय आईई का रेशियो होता है. ये कॉमन इमिटर यानी कि क्या होगा, आईसी डिवाइड बाय आईबी का रेशियो होगा, और ये आईई डिवाइड बाय जो है वो आईसी का रेशियो होगा. आप मुझे बताएंगे इनमें से अल्फा बीटा और गामा पर क्या इंपैक्ट होगा, किसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू अर्ली इफेक्ट की वजह से ना. ड्यू टू, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट विच वैल्यू इज इंक्रीज वेरी हायर, यानी अल्फा बीटा गामा पूछ लेगा, कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा हमारे पास में. सर एसी फंडामेंटल पढ़ाएंगे ना, एसी फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा दिया ना मैंने आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने पढ़ा दिया आपको एसी फंडामेंटल. एसी फंडामेंटल में और क्या आता है, एसी फंडामेंटल में यही तो आता है कि पहला पावर फैक्टर निकालना, टाइम पीरियड निकालना, आरएमएस निकालना, एवरेज निकालना, पावर निकालना, और सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर फेज एंगल निकालना, फिर रेजोनेंस हमारे पास में, फिर एसी ट्रांजिएंट निकालना, इंपेडेंस निकालना, यही तो एसी फंडामेंटल होता है. ये सारी चीजें क्लास में पढ़ा दी है मैंने, है ना. चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में क्या होगा, देखो आईसी इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा इंक्रीज होगा. तो यहां से ये तो पता लग गया कि अल्फा हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा. बट यहां पर आईसी इंक्रीज हो रहा है तो बीटा इंक्रीज होगा, और आईबी डिक्रीज हो रहा है तो बीटा और भी इंक्रीज होगा. तो दो इंपैक्ट यहां पर आ रहे हैं. तो यहां पर क्या होगा, बीटा हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज वेरी लार्ज. तो ये हमारे पास में वेरी लार्ज इंक्रीमेंट जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा किस में होगा, इसके अंदर होगा. गामा की वैल्यू की बात करें, आईसी इंक्रीज हो रहा है तो गामा हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना. तो गामा की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो अल्फा और बीटा तो इंक्रीज होगा, लेकिन गामा हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज हमारे पास में रहेगा. समझ में आ गया, गामा जो है वो डिक्रीज हमारे पास में रहेगा. जेकेएसबी जेई डबल के लिए क्या क्या पढ़ना है बेटा, सब कुछ पढ़ना है जो मैंने पढ़ाया, एक भी चीज नहीं छोड़ना है. अजय कुमार, एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैं अभी और पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना. चलो,
नेक्स्ट अगर हम बात करें पंच थ्रू, नेक्स्ट क्या होगा? पंच थ्रू। पंच थ्रू, अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द पंच थ्रू, पंच थ्रू क्या होता है हमारे पास में? पंच थ्रू क्या होता है? तो जब मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो बढ़ाएंगे, तो हमारे पास में क्या होगा? व्हेन वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, व्हेन वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, when we increase reverse bias voltage and क्या होगा हमारे पास में? and at particular voltage या at any condition क्या होगा हमारे पास में? एक ऐसी कंडीशन आए जिस पर क्या हो, बेस करंट हमारे पास में जीरो हो जाए और हमारे पास में आईसी करंट जो है वो आईई करंट के बराबर हो जाए, उसी को अपन बोलते हैं अर्ली इफेक्ट या पंच थ्रू। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉरी, पंच थ्रू कंडीशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? पंच थ्रू कंडीशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? ध्यान रखिएगा, पंच थ्रू कंडीशन हमारे पास में बोलते हैं। पंच थ्रू कंडीशन वो होती है जहां पर हमारा जो बेस वाला रीजन है वो क्या हो जाए? कंप्लीटली वेनिस्ड हो जाए हमारे पास में। यहां पर क्या होगा? बेस जो होगा, ध्यान रखिएगा, बेस हमारे पास में क्या होगा? कंप्लीटली वेनिस्ड हो जाएगा। कंप्लीटली क्या होगा? वेनिस्ड हो जाएगा हमारे पास में, कंप्लीटली वेनिस्ड हो जाएगा, बेस रहेगा ही नहीं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं पंच थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पंच थ्रू क्या होता है या पंच थ्रू कंडीशन होती क्या है हमारे पास में। तो पंच थ्रू हमारे पास में क्या है? वो कंडीशन है जिसमें अपन बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर क्या करते हैं? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन में मैंने आपको बताया कि अगर ये रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये पार्ट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक कंडीशन आ जाएगी, ये बेस जो है पूरा ही वेनिस हो जाएगा। जब ये बेस हमारे पास में पूरा ही वेनिस हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलकर चलते हैं क्या चीज? उसको हम बोलकर चलते हैं पंच थ्रू। इसी का एक और नाम होता है, कोई बताएंगे? इसी का एक और नाम होता है, पंच थ्रू का ही एक और नाम होता है, जल्दी से बताओ। इसी का एक और नाम होता है पंच थ्रू का, रीच थ्रू। करेक्ट। क्या होगा हमारे पास में? रीच थ्रू बोला जाता है। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रीच थ्रू भी हम बोलकर चलते हैं। तो यही हमारे पास में क्या होगा? पंच थ्रू या फिर क्या होगा? रीच थ्रू। क्या होगा? रीच थ्रू, रीच थ्रू। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नेक्स्ट होगा हमारे पास में डीसी लोड लाइन। नेक्स्ट क्या होगा? डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा? पहली चीज तो डीसी लोड लाइन कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन बनाते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए डीसी लोड लाइन कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाई जाती है। कॉमन बेस के लिए, कॉमन इमिटर के लिए, या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाई जाती है? जल्दी से बताओ। डीसी लोड लाइन की जब भी बात आएगी तो हम किसके लिए बनाएंगे? ध्यान रखना, हम हमेशा डीसी लोड लाइन बनाएंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाई जाएगी। हाँ, किसके लिए? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना। तो ध्यान रखना, इट इज प्लॉटेड फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यहां लिख देना, इट इज प्लॉटेड फॉर, इट इज प्लॉटेड फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए? ध्यान रखना, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन इमिटर जो है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ किस किस के बीच में प्लॉट की जाती है? डीसी लोड लाइन किस किस के बीच में प्लॉट की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, कॉमन इमिटर की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वीसीई और आईसी के बीच में, जो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये ध्यान रखना, प्लॉटेड बिटवीन किस किस में होगा? ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस किस के बीच में प्लॉट की जाती है तो प्लॉटेड बिटवीन हमारे पास में होगा आईसी एंड वीसीई, वीसीई एंड आईसी के बीच में प्लॉट की जाती है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉमन इमिटर का डायग्राम है। ये होता है बेस, और ये होता है हमारे पास में इमिटर, और ये हमारे पास में होगा कलेक्टर। ये हमारे पास में क्या होगा? कलेक्टर।
नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, आरसी रेजिस्टेंस होगा, कलेक्टर का रेजिस्टेंस होगा। इधर से अपन क्या करेंगे, यहां से हम सप्लाई देंगे, यहां से हम सप्लाई देंगे, ये आएगा वी सप्लाई हम देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास में क्या होगा, आरबी रेजिस्टेंस होगा, बेस का रेजिस्टेंस कितना होगा, आरबी हमारे पास में होगा, आरबी रेजिस्टेंस होगा। ये हमारे पास में सप्लाई जो है, ये सप्लाई वोल्टेज क्या लिखते हैं जल्दी से बताओ, ये सप्लाई वोल्टेज जो है वो हम क्या लिखते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज हम क्या लिखते हैं, तो ये सप्लाई वोल्टेज हम लिखते हैं वीबी लिख दो या वीबी भी लिख दो। ये वीबी वोल्टेज हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं ध्यान रखना, वीबी वोल्टेज होगा। यहाँ पर ये वोल्टेज क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये वीबी ई वोल्टेज हमारे पास में रहेगा। ये वोल्टेज क्या होगा हमारे पास में, वीबी ई हमारे पास में रहेगा। करेक्ट, चलिए एकदम सही। और ये हमारे पास में जो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस और ले लीजिए, इमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में, आर ई रेजिस्टेंस होगा। ये वोल्टेज जो होता है ना, ये वी सी ई वोल्टेज हमारे पास में होता है, क्या होता है, वी सी ई वोल्टेज हमारे पास में रहेगा। चलिए तो अब समझिएगा, अगर हम बात करें यहां पर इमीटर करंट, यहां पर इमीटर करंट आई ई हमारे पास में होगा, क्या होगा, इमीटर करंट आई ई रहेगा। इस लूप में आप केवीएल लगाइए, इस लूप में जब आप केवीएल लगाओगे तो यहां से वीसीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, वीसीसी इक्वल टू वीसीई, यहाँ का वोल्टेज है वीसीई, प्लस क्या होगा बताओ, आईसी इंटू आरसी, क्योंकि यहां पर करंट होगा आईसी इंटू आरसी, तो ये आ जाएगा आईसी इंटू क्या होगा हमारे पास में आरसी, आईसी इंटू आरसी, प्लस यहां का ड्रॉप क्या होगा बताओ, आईई इंटू आर ई हमारे पास में रहेगा, क्या रहेगा, आईई इंटू आर ई, आईई इंटू क्या होगा हमारे पास में आर ई, यही वोल्टेज आएगा, आईई इंटू क्या होगा हमारे पास में आर ई। यहां तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब मैं चाहता हूं यहां पर मुझे क्या करना है, उस आईई को, इस पूरी इक्वेशन को सिर्फ आईसी और वीसीई में मुझे लेकर आना है ना। मुझे इस आईई को रिप्लेस करना है किससे, ध्यान रखिएगा, आईसी से रिप्लेस करना है, आईई को मुझे रिप्लेस करना है किससे, आईसी से रिप्लेस करना है ना। एक मिनट, आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आप मुझे बताएंगे, जो बेस करंट हमारे पास में होता है, वो बेस करंट हमारे पास में वेरी लार्ज होता है या वेरी स्मॉल होता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं बात करूं यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये बेस करंट हमारे पास में होगा, ये कलेक्टर होगा और ये इमिटर करंट होगा। आप सभी को पता है कि चूंकि हमें पता है कि जो आईई करंट होता है वो हमारे पास में आईसी प्लस क्या होता है हमारे पास में, आईबी हमारे पास में होता है, क्या होगा, आईसी प्लस आईबी होगा। लेकिन चूंकि बेस करंट जो होता है ना, बेस करंट हमारे पास में बहुत कम होता है ना, वेरी स्मॉल होता है। बेस करंट जो है वो हमारे पास में क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि आईसी जो होगा और आईई जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट, अगर मैं इक्वल कर लूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल कर लूं, यहां आईसी लिख दूं, तो यहां से वी सी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, वी सीई प्लस क्या होगा हमारे पास में, आईसी कॉमन ले लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, आरसी प्लस आर ई जो है वो हमारे पास में आ जाएगा। आईसी इक्वल टू क्या होगा, आईसी प्लस आर ई हमारे पास में हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, यहां पर इस वीसीई को उधर ले जाओ, वीसीई को आप उधर ले जाइए और आरसी प्लस आर ई का डिवाइड कर लो, तो आपके पास में एक इक्वेशन आएगी। आईसी करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां पर वीसीसी तो ऑलरेडी है, वीसीसी तो पहले से ही है, वीसीसी माइनस क्या होगा वीसीई, और डिवाइड में हमें क्या कर देना है, आर बी, आर सी प्लस आर ई, आर सी प्लस आर ई माइनस वीसीई, और यहां पर भी क्या होगा, आर सी प्लस आर ई। चलिए तो यहां पर मैंने ये इक्वेशन क्यों डिराइव की, उसका मेन रीजन क्या है, तो अभी मैंने आपको लिखा है कि डीसी लोड लाइन इज प्लॉटेड बिटवीन, डीसी लोड लाइन इज प्लॉटेड बिटवीन,
चलिए, तो अगर हम बात करें, हम प्लॉट कर रहे हैं किसी के बीच में आईसी और वीसीई में। अब समझिएगा, अगर ये वीसीई को मैं एक्स एक्सिस पर लिख दूं और इसको मैं लिख दूं वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया वाई, इसको मैं लिख दूं सी, और ये हम लिख दें कहां पर, ध्यान रखना एम एक्स। एम क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो देखो y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, वीसी के रेस्पेक्ट में वेरी होगा नहीं, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये क्या हो गया बताओ, ये बन गई हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अरे आईसी और वीसीई में क्या इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होगा, ध्यान रखना, स्लोप हमारे पास में नेगेटिव होगा। मैंने बोला नेगेटिव स्लोप हो तब ऐसी लाइन बना देना, पॉजिटिव स्लोप हो तो ऐसी लाइन बना देना, यही मैंने आपको बोला है। तो नेगेटिव स्लोप में इनिशियली कहां पर जाएगा, इनिशियली स्लोप कहां से जाएगा, तो इनिशियली ये हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव में है, तो इसको लिख दो वीसीसी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर ई। तो यहां पर, और ये वैल्यू डिक्रीज हो गया हमारे पास में कहां पर चली जाएगी, तो नेगेटिव स्लोप में हमारे पास में जाएगी। तो ये नेगेटिव स्लोप हमारे पास में इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो डीसी लोड लाइन है, ये डीसी लोड लाइन है, ये हमारे पास में क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं डीसी लोड लाइन। इसी को हम बोलते हैं डीसी लोड लाइन। जहां पर ये वैल्यू कितनी, ध्यान रखना, जहां पर ये आईसी जीरो हो चुका है। जब ये आईसी जीरो हो जाएगा, आईसी जब जीरो हो जाएगा, तब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी, तभी पॉसिबल है। मतलब प्रैक्टिकली वीसीसी और वीसीई दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर ध्यान रख लीजिएगा कि वीसीई और वीसीसी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ आईसी करंट जीरो है, तो आईसी करंट कितना होगा, जीरो होगा। यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ये VCE की वैल्यू जीरो है, तो इसको आप जीरो कर दीजिए, आईसी इक्वल टू वीसीसी अपॉन आरसी प्लस आर ई होगा, आरसी प्लस आर ई होगा ना। तो ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी है। तो ये क्या होगी हमारे पास में, डीसी लोड लाइन। तो आप मुझे बताओ, अब ये चीज समझ में आ गई कि डीसी लोड लाइन जो है वो ऐसे ही क्यों बनाते हैं बुक के अंदर। एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि डीसी लोड लाइन ऐसे ही क्यों बनाई जाती है। क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में होगी डीसी लोड लाइन। अब आपके पास में एक होता है क्यू पॉइंट, एक होता है हमारे पास में, यहां पर आप लोगों ने नाम सुना होगा क्यू पॉइंट। क्या होता है, क्यू पॉइंट। डीसी लोड लाइन के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास में क्यू पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता है फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यू पॉइंट कहां पर होगा, तो क्यू पॉइंट कहां पर रहता है, ध्यान रखना, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन। कहां पर होगा, तो क्यू पॉइंट जो होता है वो हमारे पास में मिड पॉइंट पर होगा। कहां पर, ध्यान रखना, डीसी लोड लाइन के मिड पॉइंट पर हमारे पास में होगा। ये होता है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है हमारे पास में, क्यू पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो एट द मिड पॉइंट ऑफ द हमारे पास में डीसी लोड लाइन के मिड पॉइंट पर क्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये होता है VCE डिवाइड बाय टू। एट द मिड पॉइंट पर हमारे पास में क्या होगा, एट द मिड पॉइंट पर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ VCE कितना होगा, तो ये वोल्टेज हमारे पास में VCE कितना होगा, ध्यान रखिएगा, VCE की वैल्यू हाफ हो जाएगी। और इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर आपसे पूछ ले कि बताओ क्यू पॉइंट पर करंट कितना फ्लो होता है, ये आप ही बताएंगे। क्यू पॉइंट पर करंट कितना फ्लो होता है, जल्दी से बताओ। क्यू पॉइंट पर करंट कितना फ्लो होता है वो आप सभी बताएंगे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्या होगा, तो इसका हाफ कर दो, है ना, इसका हाफ कर दो, ये वैल्यू जो है ना, इसका हाफ कर दो, VCC डिवाइड बाय टू इंटू RC प्लस RE। RC प्लस RE, है ना। आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। ये जो करंट है ना, इसका हाफ कर दो, इसकी जगह VCC बाय टू कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसको हाफ कर दो, तो ये करंट हाफ हो जाएगा। तो डीसी लोड लाइन हमारे पास में कहां पर पाया जाता है, एक तो पहले हमारे पास में पाया जाता है एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, और एक हमारे पास में क्या होगा, इस पर वोल्टेज कितना होगा और करंट कितना होगा, ये आपसे पूछ सकता है। अगर हम बात करें टू अवॉइड द थर्मल रनअवे कंडीशन, थर्मल रनअवे कंडीशन जो है होती क्या है, तो थर्मल रनअवे कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है,
तो आईसीओ करंट जो है बढ़ता है, तो आईसी करंट भी हमारे पास में बढ़ता है, और आईसी करंट बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से थर्मल रनअवे की कंडीशन आ जाती है। तो आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछेगा कि बताओ टू अवॉइड द थर्मल रनअवे कंडीशन हम वीसीई की वैल्यू कितनी रखते हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। वीसीई की वैल्यू कितनी होगी टू अवॉइड थर्मल रनअवे कंडीशन। थर्मल रनअवे की कंडीशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए वीसीई की वैल्यू कितनी रखते हैं हम, जल्दी से बताओ। ऑप्शन में दिया जाएगा लेस देन वीसीसी बाई टू, मोर देन वीसीसी बाई टू। इसको है ना, इसको वीसीसी कर देना ना, ये पॉइंट वीसीसी कर देना, वीसीसी बाई टू हो जाता है वोल्टेज, है ना। वीसीई की वैल्यू जो है वीसीसी बाई टू, ऐसा लिख देना। क्यू पॉइंट पर वीसीई जो होता है ना, कहां पर, एट क्यू पॉइंट पर वीसीई जो होगा वो वीसीसी बाई टू होगा। और थर्मल रनअवे की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वीसीई की वैल्यू लेस देन वीसीसी बाई टू होगी। तो यहां पर लिख देना टू अवॉइड थर्मल रनअवे कंडीशन, टू अवॉइड थर्मल रनअवे कंडीशन, टू अवॉइड थर्मल थर्मल रन अवे कंडीशन, रन अवे कंडीशन, थर्मल रन अवे कंडीशन, वीसीई, वीसीई जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, वीसीसी बाई टू। ठीक है, इस बार थोड़ा सा हम अपडेटेड चीज पढ़ेंगे। हो सकता है कि इनमें से आपको बहुत सारी चीजें पहले मैंने नहीं पढ़ाई हो पिछली बार, ऐसा आपको बहुत सारी जगह फील होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इस बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से वो बहुत ज्यादा डीप में पूछा जा रहा है, और डीप में पूछा जा रहा है तो हम इस बार क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारी जगह कि हमने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस बार जो है इसमें हमने एनालॉग भी मिक्स कर दिया है, मैंने इसी के अंदर सारी चीजें भी, है ना। चलिए, तो थर्मल रनअवे हमारे पास में कंडीशन को अवॉइड करना है तो ये ध्यान रखना कि वीसीसी बाई टू होगा। थर्मल रनअवे की कंडीशन की वजह से, थर्मल रनअवे की वजह से होता क्या है कि हमारा बीजेटी डैमेज हो जाता है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, आईसी करंट बढ़ेगा, अगर वो बढ़ता रहा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो हमारे बीजेटी को डैमेज कर देगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास में जो है वो डैमेज हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो अवॉइड करने के लिए वो कंडीशन हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास में एस फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर, एस फैक्टर जिसको हम बोलकर चलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर, या फिर क्या होगा एस फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर या फिर क्या होगा हमारे पास में एस फैक्टर जो है वो क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है, एस फैक्टर होता क्या है। तो एस फैक्टर हमारे पास में होता है डेल आईसी, डेल आईसी डिवाइड बाय, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इसको, डेल आईसी डिवाइड बाय डेल आईसीओ। जब भी ध्यान रखना वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस होता है। मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, अजय कुमार बोल रहे गेट का भी पढ़ा रहे हो। देखो यही तो अब दुविधा है, अब टीचर जाए कहाँ। जब हम थोड़ा कम पढ़ाते थे तो सभी बोलते सर आपने तो ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई सर, एक क्वेश्चन आ गया था। जब पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर गेट का पढ़ा रहे हैं क्या आप, क्या करें बताओ, टीचर जाए तो जाए कहाँ पर। जो कि मैं आपको डेली चीजें बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में भी मैं आपको बता रहा हूँ डेली आरएम बैच के अंदर, कि बेटा जेईएन में जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले ईएससी के गेट के ही नए क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं ना, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। गेट कोई अलग से एग्जाम नहीं है, बस गेट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ा दो, यही तैयारी होगी गेट की, और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं गेट को करना, है ना। बट हाँ पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा इस बार, है ना। क्योंकि एस फैक्टर से भी क्वेश्चन आरआरबी में देखने को मिले हैं, पीएसयूज में देखने को मिले हैं, पूछेगा आपको एग्जाम में ना। चलिए, तो जल्दी से बताएंगे आईसी करंट जो है वो क्या होता है हमारे पास में, सॉरी एस फैक्टर क्या होता है। एस फैक्टर जो होता है ना वो हमारे पास में आईसी मतलब कलेक्टर करंट, और हमारे पास में लीकेज करंट के अंदर चेंज चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द लीकेज करंट
का जो रेशियो होता है ना, वही हमारे पास में एस फैक्टर होता है। एस फैक्टर की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस होता है ना, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डेल आईसी डिवाइड बाय डेल आईसीओ। ठीक है, डेल आईसी डिवाइड बाय डेल आईसीओ। एक मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, चलिए, किसी को लोन वोन चाहिए तो बता देना, लोन वाले बहुत फोन कर रहे हैं, उनकी कंपनी के बाद में बहुत पैसे आ गए हैं, तो बोल रहे हैं ले जाओ लोन, किसी को चाहिए। चलिए, तो अपन बात करते हैं, यहां पर लिख देना इसके अंदर, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, it is defined as a ratio of, as a ratio of change in collector current to, change in collector current to, change in collector current to, collector current to change in leakage current, change in leakage current। तो कलेक्टर करंट और लीकेज करंट के चेंज का जो रेशियो होता है, चेंज इन लीकेज करंट का जो रेशियो होता है ना, वो ही हमारे पास में क्या होता है, एस फैक्टर हमारे पास में होता है ना। क्या होगा, एस फैक्टर। अच्छा, 1000 करोड़ रुपीज चाहिए बेटा, उसके लिए सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए ना, सिविल स्कोर हमारे पास में होना चाहिए। सिविल स्कोर है आपका अच्छा खासा? नहीं है, तो फिर नहीं होगा, है ना। 1.5 लाख? नहीं, मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो बोल रहे कि भैया पहले बताओ कितना कमाते हो। तो मैंने कहा, मैं कमा रहा हूँ तो लोन क्यों लूंगा यार, लोन पैसा किसको चाहिए, जो कमा रहा होता है उसके पास में वैसे ही पैसा होता है। पैसा तो बेरोजगार को चाहिए ना, तो बेरोजगार को नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, बोले हमने आपको नहीं दे रहे हैं। चलो, तो यहां पर आ जाओ फिर से, अब थोड़ी देर बातें कम करेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे कहां पर। तो ये जो डायग्राम है, इससे आप मुझे आईसी करंट की इक्वेशन लिखकर बताओगे, यहां से आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैं आपको आईसी करंट की इक्वेशन आपको लिखा चुका हूं अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो वो लिख दीजिए आप डायरेक्टली। आईसी करंट जो है वो क्या होता है, मैंने आपको लिखाया था, चूंकि आईसी करंट जो है वो बीटा इंटू आईबी होता है, बीटा इंटू आईबी होता है, प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ होता है। मैंने आपको बोला था आईसीओ जो होता है वही आईसीबीओ हमारे पास में होता है ना, आईसीओ जो होता है ना वही हमारे पास में क्या होता है, आईसीबीओ हमारे पास में होता है ना। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आईसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ना। इस इक्वेशन को क्या करोगे, तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू आईसी, डिफरेंशिएट अबाउ इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास में आईसी। तो आईसी का आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। बीटा को ऐसा रहने दो, डेल आईबी डिवाइड बाय डेल आईसी कर दीजिए, प्लस यहां पर क्या होगा हमारे पास में 1 प्लस बीटा इंटू क्या लिख दीजिए इसको, डेल आईसीओ डिवाइड बाय डेल आईसी कर दीजिए। तो यहां से काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू क्या होगा, डेल आईबी डिवाइड बाय डेल बी, नहीं डेल आईबी है ना, डेल आईबी डिवाइड बाय आईसी कर दीजिए। और यहां से क्या होगा, डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आई सी जो है वो कर दीजिए, इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू क्या होगा, डेल आई सी ओ डिवाइड बाय डेल आई सी। एक काम कीजिए, ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म का इधर डिवाइड कर लो, और इस आईसी को ऊपर ले जाओ, आईसीओ को नीचे ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, डेल आईसी डिवाइड बाय डेल आईसीओ इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस बीटा। तो यहां तो ये रहेगा, और उस पूरी टर्म का इधर डिवाइड कर लो, 1 माइनस बीटा इंटू डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आई सी। तो यही हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, डेल आई सी बाय आई सी ओ का जो रेशियो होता है ना, यही होता है हमारा एस फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको कभी एस फैक्टर पूछ लिया जाए, एस फैक्टर जो है वो क्या होता है, एस फैक्टर मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर है ना। तो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर आपसे कभी पूछ ले, तो आपके पास में ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, और आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आपको शायद पता होगा, इस बार अगर आप में से किसी ने आरआरबी का पेपर दिया था,
तो आरआरबी का पेपर में आपसे पूछा गया था कि बताओ स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है, और ऑप्शन में आपको 1+β दे रखा था, 1+β दिया गया था। बताओ ये क्वेश्चन आया था। लास्ट स्टेप में क्या किया, बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाई, ये वैल्यू ऐसे रखी, पहले मैंने इसको ट्रांसफर किया उधर, फिर इस पूरी वैल्यू को नीचे ले लिया मैंने, तो यहां पर आ गई। फिर आईसी को मैं ऊपर ले गया और आईसी को उधर डेल आईसी को नीचे ले गया, तो डेल आईसी बाय आईसीओ हो गया, ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइड में आ गई। तो यही एस फैक्टर की डेफिनेशन होती है, डेल आईसी बाय डेल आईसीओ। चलो जल्दी से बताओ, आए थे ऐसे क्वेश्चन? हाँ, सौरभ बोल रहे हैं सर 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, स्टेबिलिटी फैक्टर के ऊपर। तो अजय कुमार मैंने पढ़ाया है वो जेईएन के सिलेबस में ही, इस बार एसएससी के अंदर पूछे गए थे ना, किसके अंदर पूछे गए थे? एसएससी के अंदर पूछे गए थे क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है ये आपके लिए अभी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एग्जाम में पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है हमारे पास में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में स्टेबिलिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने पुराने नोट्स में, मुझे पता है बहुत सारों के नोट्स में नहीं होगा, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट्स के अंदर अलग से लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे सर आपने नहीं पढ़ा है। इसको नोट डाउन कर लो, डन कर, लिख लिया हो तो डन कर देना है ना। अच्छा, डेल आईसी अपन आईसीओ पूछा था। ठीक है, तो हर एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास में भी नहीं है कि मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ाऊं। लिख लिया हो तो डन कर देना, अगर लिख लिया हो तो। नहीं, इस बार जो रिसेंट मैंने आपको एनालॉग और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर जो पढ़ाया है, तो उसमें सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। पहले, उससे पहले जो 2 बार मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था तब उसमें चीजें नहीं पढ़ी थी हमने। चलिए जल्दी से इसको लिखो और डन करो। चलिए, मैंने आपके ग्रुप में इसीलिए डाला है कि भाई आज की जो क्लास है वो मस्ट ज्वाइन करना है। मस्ट ज्वाइन करना है मतलब अब आपको ये भी चीजें पढ़नी है, अभी आपके पास अगर टाइम है तो आपको पढ़ना है ना। चलो, अच्छा नींद आ रही है उसका उपाय चाहिए। नहीं देखा क्या बचपन में वो, बाल बड़े रखो, फिर यहाँ से चोटी पर क्या करो, ऊपर छत का पंखे पर क्या करो, रस्सी लगाओ और यहाँ से बाल वाल को बांध दो, जैसे नींद आएगी एकदम से बाल जो खींचेंगे नींद खुड़ जाए, नींद आपकी उड़ जाएगी, है ना। तो वो वाला बचपन वाला जो है एक्सपेरिमेंट है वो आप कर सकते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हेलो।
एसएससी की डेट एक्सटेंड हो गई क्या? जल्दी से बताओ, कुछ एसएससी की वेबसाइट पे आया है क्या? हम यही चेक कर लेते हैं। आज 23 सितंबर है ना? नहीं, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो पढ़ते हैं, अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ बाइसिंग। नेक्स्ट क्या होगा? टाइप्स ऑफ बाइसिंग, टाइप्स ऑफ बाइसिंग, या फिर ऐसा लिख दो बीजेटी बाइसिंग। बीजेटी बाइसिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बाइसिंग क्यों करते हैं, वाई वी नीड बाइसिंग। बाइसिंग की जरूरत क्यों होती है हमारे पास में? जल्दी से बताओ, बाइसिंग हम क्यों करते हैं? सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। बेटा यहां पर फोकस करो यार। कोई बोल रहे सर मैरिड हूं मैं अभी, ऐसा लग रहा है कि मैंने मैरिज ब्यूरो ओपन कर रखा है अभी आज के लिए। बेटा आप लोग तो सीरियस हो जाओ यार, 2 बार पोस्टपोन्ड हो गया तो उसकी खुशी मना रहे हो क्या? बिल्कुल भी बातें नहीं, अगर कोई दूसरी बातें करेगा, अजय, अहमद, आपको पता है एक ही लास्ट चारा रहता है मेरे पास है, चैट ब्लॉक कर दूंगा फिर मैं आपकी। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आपको बातें नहीं करनी, यहाँ फोकस करो। वाई वी नीड बाइसिंग, ठीक है, वाई वी नीड बाइसिंग, जल्दी से बताओ क्यों बाइसिंग करते हैं? आंसर यहाँ दो फास्ट तरीके से मैं मानूंगा कि आप लोग बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए। बाइसिंग की नीड क्यों है? डिजायर मोड में ऑपरेट करवाने के लिए हम बाइसिंग करते हैं, और बताएंगे वाई वी नीड बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग की नीड क्यों है? तो बाइसिंग की नीड होती है हमारे पास टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। ठीक है, किसके लिए? ध्यान रखना, क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? बाइसिंग अपन करते हैं ना। बाइसिंग हम करते हैं किसके लिए? ध्यान रखना, क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? बाइसिंग करते हैं, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट। स्टेबिलिटी के लिए बाइसिंग किया जाता है, डेफिनेटली, है ना। तो ध्यान रखिएगा बाइसिंग क्यों करते हैं, वाई वी नीड बाइसिंग, टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट, टू स्टेबलाइज, टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। बाइसिंग इज डन, बाइसिंग इज डन, बाइसिंग हम करते हैं क्यों? क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए। चलिए टाइप्स ऑफ बाइसिंग का आप मुझे बताएंगे, टाइप्स ऑफ बाइसिंग कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको 4 टाइप की बाइसिंग पढ़ाई थी, जल्दी से बताओ टाइप्स ऑफ बाइसिंग जो पढ़े हैं अभी रिसेंटली, जो मैंने पढ़ाया था एनालॉग, रिसेंट वाला अगर पढ़े हैं तो 4 टाइप की बाइसिंग मैंने आपको पढ़ाई थी। पहली मैंने आपको पढ़ाई है फिक्स्ड बायस। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड बायस। सेकंड बताओ, जल्दी से बताओ। 4 टाइप की बाइसिंग मैंने आपको पढ़ाई थी। फिक्स्ड बायस हमारे पास में, फिक्स्ड बायस। अगला, नेक्स्ट बताएंगे, जल्दी से बताओ। फिक्स्ड बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, और बताओ। फिक्स्ड पोटेंशियल बायस। चलिए, फिक्स्ड बायस अपन बोलते हैं सेल्फ बायस को ही वोल्टेज डिवाइडर बायस बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा। सेल्फ बायस को ही वोल्टेज डिवाइडर बायस अपन बोलते हैं ना। चलिए, तो पहला तो फिक्स्ड बायस, दूसरा होगा कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस,
कलेक्टर टू बेस बायस, इसी का एक और नाम होता है। कलेक्टर टू बेस बायस का हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर फीडबैक बायस। ध्यान रखिएगा, कलेक्टर टू बेस बायस को ही बोला जाता है कलेक्टर फीडबैक बायस। क्या होगा? कलेक्टर फीडबैक बायस। कलेक्टर फीडबैक बायस हमारे पास में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? थर्ड पॉइंट हमारे पास में होगा इमिटर फीडबैक बायस। क्या होगा हमारे पास में? इमिटर फीडबैक बायस। यहाँ पर फिक्स्ड बायस, यहाँ कलेक्टर, और यहाँ पर इमिटर फीडबैक बायस लिख देना। कलेक्टर के बाद में क्या होगा? इमिटर फीडबैक बायस। इमिटर फीडबैक बायस, फीडबैक बायस, इमिटर फीडबैक। उस साउंड की भैया, साउंड हमें बिना वजह नहीं बजाना चाहिए। चलो, अभी आपको आवाज आ रही होगी। चलिए, इसके अंदर क्या होता है ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारे पास में, मैंने आपको क्या बोला, इसमें अपन अलग से सप्लाई हम नहीं देते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, हम अलग से सप्लाई नहीं देते हैं। आप इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से आप इसको कनेक्ट कर दो, यहां से आप क्या करोगे, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास में डायग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या होगा? डायग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा बेस का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये बेस का करंट हो जाएगा, बेस भी। या आप इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं तो बुक में आपको डायग्राम ये ऐसा नहीं बनाकर, वो क्या करेगा, वो इसको लिख देगा यहाँ पर ऐसा करके प्लस वीसीसी लिख देगा, और इसको यहाँ पर करके ग्राउंड कर देगा। बात एक ही है ना। ये डायग्राम या इससे पिछला डायग्राम जो मैंने बनाया है, दोनों डायग्राम हमारे पास में सेम ही डायग्राम है, कोई डिफरेंट डायग्राम नहीं है हमारे पास में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड बायस के अंदर जो है एक कॉमन सप्लाई दी जाती है, किसको? कलेक्टर को, और बेस को हमारे पास में सेम सप्लाई दी जाती है, अलग से इसको कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया जाता है। तो यहां पर लिख देना, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड बायस के अंदर क्या होगा, लिखना है इसके अंदर, इन दिस बायसिंग, इन दिस बायसिंग, in this biasing, in this biasing, the same supply, the same supply is given, same supply is given to both कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, कलेक्टर और बेस को दोनों को अपन क्या करते हैं, कॉमन सप्लाई जो हम देकर चलते हैं। यहां पर जो करंट जाएगा, यहां पर कलेक्टर करंट आईसी जाएगा, और यहां पर बेस करंट जो है वो आईबी हमारे पास में जाएगा। तो यहां से अगर मैं ये इक्वेशन, ये वोल्टेज कितना होगा ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज होता है VCE, और यहां पर करंट क्या जाएगा हमारे पास में, IE करंट जो है वो हमारे पास में फ्लो होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें, तो यहां पर जो हमारे पास में करंट होगा, देखो
इस लूप में एक बाहर वाले लूप में केवीएल लगा लो और एक अंदर वाले लूप में केवीएल लगा लो। बाहर वाले लूप में जब आप केवीएल लगाओगे तो बाहर वाले लूप में तो क्या आएगा, वीसीसी इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी, प्लस यहां का वोल्टेज मत भूल जाना है ना, वीबीई। तो ये क्या आ जाएगा बाहर वाले लूप में, तो वीबीई प्लस क्या होगा हमारे पास में, आई बी इंटू आरबी, आई बी इंटू आरबी। नेक्स्ट इस अंदर वाले लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो यहां पर क्या आएगा बताओ, वीसीसी इज इक्वल टू होगा हमारे पास में आईसी इंटू आरसी, आईसी इंटू आरसी, प्लस हमारे पास में क्या होगा, वीसीई, वीसीई। चलिए, अगर आप इस इक्वेशन में इनमें अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताओ आईबी और आईसी क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, जल्दी से बताओ। क्या आईसी की वैल्यू आईबी पर डिपेंड करती है क्या इस बाइसिंग के अंदर। यहां पर देखो आईसी करंट अगर मैं इसे निकाल रहा हूं तो आईसी करंट जो आएगा वो आएगा वीसीसी माइनस वीसीई डिवाइड बाय आरसी। इस इक्वेशन को देखकर आप मुझे बताएंगे क्या हमारा आईसी करंट अंदर आईबी पर डिपेंड कर रहा है क्या। इस बाइसिंग के अंदर क्या आईसी करंट की इक्वेशन में कहीं आईबी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर किसके अंदर, सेल्फ बाइसिंग सॉरी फिक्स्ड बाइसिंग के अंदर, फिक्स्ड बाइसिंग के अंदर हमारा जो कलेक्टर करंट है और वो बेस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। किसके अंदर ध्यान रखना, फिक्स्ड बाइसिंग में कलेक्टर करंट जो है बेस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर लिख देना इन दिस बाइसिंग, इन दिस बाइसिंग, इन दिस बाइसिंग कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, collector current does not depend on, does not depend on base current। बेस करंट अगर डिपेंड नहीं करता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूं, डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आई सी, तो बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आई बी जो है आईसी करंट आईबी पर डिपेंड नहीं करता है तो डेल आईबी बाय डेल आईसी का रेशियो जो है वो कितना होगा। अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि डिपेंडेंट होता है कोई चीज तो ही अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिपेंड नहीं करता है इसलिए जीरो लिख रहा हूं मैं। सो हमारे पास में ये वैल्यू जीरो होगी। तो बताओ एस फैक्टर क्या होगा। तो एस फैक्टर जो होता है हमारे पास में वो होता है वन प्लस बीटा, और यहां से क्या आएगा वन माइनस बीटा इंटू डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आई सी होता है ना। तो डेल आई बी बाय आई सी की वैल्यू तो जीरो हो गई हमारे पास में। तो यहां से एस फैक्टर जो है वो क्या आएगा हमारे पास में, इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो बचेगा ओनली वन प्लस बीटा। ये भी इस बार आरआरबी का क्वेश्चन था। किसके पेपर में आया था जल्दी से बताओ, ये किसके पेपर में आया था जल्दी से बताओ आप में से। ये आरआरबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से नोट डाउन करेंगे किसके पेपर के अंदर पूछा गया था ये। नोट डाउन कर लिया हो तो लिख देना, डन करना जरूर है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वॉइस चली गई तो वापस रिपीट कर दिया था ना बेटा मैंने बोला फिक्स्ड बाइसिंग में सप्लाई वोल्टेज जो है अलग से नहीं देते हैं। हम सप्लाई जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ से एक ही कॉमन सप्लाई देते हैं अपन, है ना। यहीं से तो वॉइस गई थी ना, इसी स्लाइड से।
कंप्लीट डन, जल्दी से बताओ। ये ध्यान रखना, सबसे अनस्टेबल बाइसिंग होती है ना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये सबसे मोस्ट मतलब लीस्ट स्टेबल आप बोल सकते हो या फिर मोस्ट अनस्टेबल बोल सकते हो, बात एक की है ना। सबसे लीस्ट स्टेबल बाइसिंग हमारे पास में होती है, सबसे लीस्ट स्टेबल बाइसिंग हमारे पास में होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर थर्मल रनअवे की जो प्रॉब्लम है ना, थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम इसमें सबसे हाईएस्ट होती है। तो यहां पर अगर आपको लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख दीजिएगा, लीस्ट स्टेबल बाइसिंग होती है, लीस्ट स्टेबल बाइसिंग होगी, लीस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल बाइसिंग होगी, लीस्ट स्टेबल बाइसिंग हमारे पास में रहेगी, ध्यान रखना, लीस्ट स्टेबल बाइसिंग होगी। मोस्ट थर्मल रन अवे प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर, थर्मल रन अवे प्रॉब्लम, थर्मल रन अवे प्रॉब्लम हमारे पास में रहेगी। ठीक है, मोस्ट थर्मल रन अवे प्रॉब्लम हमारे पास में रहेगी, लीस्ट स्टेबल बाइसिंग हमारे पास में रहेगी। इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है सबसे सिंपल सर्किट हमारे पास में होता है, ध्यान रखना, सबसे सिंपल सर्किट हमारे पास में होता है। तो वही हमारे पास में क्या होता है, सबसे मेन एडवांटेज हमारे पास में, आप बोल सकते हो ना। मोस्ट स्टेबल सर्किट, ये सब डिसएडवांटेज है, ये हमने क्या लिखा है, डिसएडवांटेज। और एडवांटेज की अगर हम बात करें, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, सिंपल सर्किट होता है हमारे पास में, सिंपल बाइसिंग होता है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाल दिया है। तो ये सिंपल बाइसिंग होता है, बहुत सिंपल बाइसिंग हमारे पास में होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बाइसिंग हमारे पास में होगा, कैलकुलेशन सिंपल होगी डेफिनेटली। चलिए, तो ये हमारे पास में, अब देखो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उन्होंने आपको या तो फिक्स्ड बाइसिंग पूछा होगा, आरआरबी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा होगा कि बताओ फिक्स्ड बाइसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है, तो आप ये आंसर लगा सकते थे 1+बीटा, है ना। फिक्स्ड बाइसिंग के अंदर स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है, तो आप आंसर लगा सकते थे 1+बीटा हमारे पास में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको फिक्स्ड बाइसिंग ना बोलकर, अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए फिक्स्ड बाइसिंग नहीं बोलकर, अगर आपसे बोल दिया जाए, क्या बोलेगा कि बताओ कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, कि बताओ इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा। ये सारी चीजें कौन पहली बार पढ़ रहा है, आप में से कौन कौन इन चीजों को पहली बार पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम। जिन्होंने अभी रिसेंट वाला अगर एनालॉग पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, प्रीवियस वाले में आपने नहीं पढ़ा होगा सारी चीजें, प्रीवियस वाले में मैंने नहीं पढ़ाया था, इनको स्ट्रॉन्ग कर लेना है ना। चलिए, ये हमारे पास में आरसी रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास में क्या है, आरसी रेजिस्टेंस है। इस बार जो हम बाइसिक, अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, चलो। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, यहां पर कलेक्टर, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ध्यान रखना, कलेक्टर से बेस पर बाइसिंग करनी है। तो इस बार कलेक्टर को बेस से कनेक्ट करोगे, नाम से ही पता लग रहा है कलेक्टर बेस बाइसिंग, मतलब क्या होगा, कलेक्टर को बेस से बाइसिंग करना है। यहां से आईबी करंट होगा, यहां पर कलेक्टर में आईसी करंट होगा, यहां पर करंट हमारे पास में क्या होगा, तो यहां से ये जो करंट जाएगा वो करंट हमारे पास में क्या होगा, आई ई करंट हमारे पास में रहेगा। यहां से प्लस वीसीसी सप्लाई देंगे, ये रेजिस्टेंस आरसी होगा, इसमें जो करंट जाएगा वो आईसी और आईबी दोनों का समेशन जाएगा। देखो यहां पर, यहां जो करंट जा रहा है उधर जा रहा है आईबी करंट, यहां जा रहा है आईबी करंट,
यहाँ आईबी है और यहाँ आईसी है, तो यहाँ वीसीसी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, तो वीसीसी इक्वल टू यहाँ पर आईबी प्लस आईसी जाएगा, ये वीसीई हमारे पास में होगा, ये क्या होगा हमारे पास में, वीसीई हमारे पास में होगा। तो ये हमारा सर्किट रहेगा कलेक्टर टू बेस बायस, मतलब कलेक्टर को बेस से कनेक्ट कर लो, है ना। नेक्स्ट अब समझिएगा, यहां पर आप इक्वेशन लगा दीजिए, बाहर वाले लूप में लगाओ पहले इसमें, तो यहां से वीसीसी इक्वल टू कितना आएगा, तो वो आएगा वीसीई प्लस, यहां पर आप लिखेंगे आईबी प्लस आईसी, आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी, आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ये वीसीसी की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान रखना, वीसीसी इक्वल टू वीसीई आईबी प्लस आईसी इंटू आर सी हमारे पास में रहेगा। अगर मैं बाहर वाले लूप में अगर मैं देखूं, अगर बाहर वाले लूप में अगर मैं देखूं, तो बाहर वाले लूप में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, बाहर वाले लूप में आएगा वीसीसी, मतलब ये वाला लूप जो है वीसीसी इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, ध्यान रखना, वीबीई, क्या लिखोगे, वीबीई प्लस क्या होगा, आईबी इंटू आरबी, आईबी इंटू आरबी, ये ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल ये इक्वेशन मैं आपको लिखा रहा हूं ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में भी काम आएगी, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बनता है, ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन मैं आपको लिखा रहा हूं ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में भी काम आएगी, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, इन इक्वेशंस को भी आपको क्या करना है, आपको याद करना है ना। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ का ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा आईसी प्लस आईबी, आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी, क्या होगा, आरसी, अंदर यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो वीसीसी इज इक्वल टू क्या होगा, वीबीई प्लस, इनमें से आप आई बी कॉमन ले लीजिए, तो यहां से तो आरबी आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस आरसी आ जाएगा, और प्लस यहां पर क्या होगा, आईसी इंटू आर सी हमारे पास में रहेगा, आईसी इंटू आर सी हमारे पास में रहेगा, इसको उधर ले जाइए, तो ये कितना आ जाएगा, वीसीसी माइनस वीबीई, वीसीसी माइनस वीबीई, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस आई बी इंटू आर बी प्लस आर सी, ये उधर चला जाएगा, यहां से क्या बचेगा, आई सी इंटू आर सी। अब आप बोलोगे सर इसको आगे इतना क्यों लिख रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना, मुझे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, मुझे रिलेशन क्या कौन सा चाहिए, आप नहीं तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाद में जाकर मॉडिफाई आप उसको कर लेना, चलो इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि मुझे चाहिए स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, ये सारा मैं काम कर रहा हूँ स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस डेल, वन माइनस क्या होगा, बीटा इंटू क्या होगा, डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आई सी, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, डेल आई बी बाय आई सी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू आईसी, है ना, इसी को डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आईसी, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज और वीबी 0.7 होता है, इनका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा ना, तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आईसी, और यहां पर क्या होगा हमारे पास में, आरबी प्लस आरसी, और ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में ओनली आरसी, क्योंकि आईसी का आईसी के रेस्पेक्ट में वन हो गया, आरसी को उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा, और उसका उधर डिवाइड कर लो, तो यहां से डेल आई बी बाय आई सी क्या होगा, डेल आई बी डिवाइड बाय डेल आई सी इक्वल टू होगा माइनस आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी, आरसी अपॉन क्या होगा हमारे पास में, आरबी प्लस आरसी, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, क्या बोल रहे हो, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, उतना भी टाइम नहीं रहेगा कैलकुलेशन करने का, जिस एग्जाम को आप फाइट करने वाले हैं, ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ये आरसी आता है। अब ये वैल्यू बस यहां पर ले जाकर पुट कर दो इसके अंदर, किसमें, यहां पर लाकर पुट कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू तो ये प्लस आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी, तो ये ऐसे क्वेश्चन ईएससी के अंदर, गेट के अंदर,
एई लेवल के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए ना, एई लेवल में ऐसे क्वेश्चन आपके पास में पूछे गए हैं। एम्पलीफायर भी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला ना इस बार अपडेटेड क्रैश कोर्स है, आपको हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा पिछले क्रैश कोर्स से। ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले क्रैश कोर्स से और इस क्रैश कोर्स में चीजें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिली होगी, 5-10% जो भी मिला होगा हर सब्जेक्ट में, लेकिन हाँ मिला जरूर होगा। चलिए, तो ये चीज क्लियर है, तो ये लिख दीजिए जल्दी से। लास्ट फॉर्मूला जो है वो पता जरूर होना चाहिए आपको। हाँ, फॉर्मूला ही पूछेगा ज्यादातर, या एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है, और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेजेस होती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड बायस से ना, क्योंकि इसका एस फैक्टर जो है थोड़ा सा लो होता है। एस फैक्टर जितना कम होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। ध्यान रखना ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड बायसिंग। अच्छा, आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आरसी और आरबी में किसकी वैल्यू हायर होनी चाहिए, जल्दी से बताओ, कौन हाई होगा और कौन लो होगा। आरबी हाई होना चाहिए। इधर देखो, आप ये चाहते हो कि ये बीटा क्या होना चाहिए, ध्यान रखना कम से कम होना, सॉरी एस फैक्टर कम होगा, ध्यान रखना। अगर एस फैक्टर कम होगा, एस फैक्टर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी हायर होगी हमारे पास में। तो हम ये चाहते हैं कि एस फैक्टर हमारे पास में क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। एस फैक्टर है वो हाई, ये हमारे पास में लो होना चाहिए ना। एस फैक्टर लो होने का मतलब डिनोमिनेटर हाई होना चाहिए। अब आप खुद यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि ये डिनोमिनेटर हाई कब हो सकता है। तो ये डिनोमिनेटर हाई तब होगा जब ये वैल्यू लो से लो हो, ऊपर वाली वैल्यू हाई हो, मतलब आरसी बढ़े और आरबी कम हो जाए, ताकि ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाए। अगर आपने आरबी को बढ़ा दिया तो ध्यान रखना ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू ये कम हो जाएगी तो हमारे पास में एस फैक्टर बढ़ जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बाइसिंग के अंदर जब हम बनाएंगे ना, तो इस बाइसिंग को बनाते समय आरसी की वैल्यू हम हायर प्रिफर करेंगे और आरबी की वैल्यू जो है वो लो प्रिफर करेंगे ना। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर बनाना चाहे कि बताओ हमारे पास में कलेक्टर बेस बायस के अंदर बेस रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है उनमें से किसकी वैल्यू हाई होगी और किसकी लो होगी। तो ध्यान रखिएगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस हायर होता है और बेस रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास में लोअर होता है। तो आरसी जो है वो हमारे पास में हाई होनी चाहिए और आरबी जो है वो हमारे पास में लो होना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ, ये क्लियर है? क्लियर है? यश बोले सर कितने दिन ये सब चलेगा, आप बोलो तो मैं आज ही खत्म कर देता हूँ यश। बस आप सभी की डिमांड की जरूरत है, आप बोलिए कि सर आज खत्म कर दीजिए, मैं आज खत्म कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि सर
पढ़ाइए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन ज़्यादा पढ़ाइए, लेकिन अच्छे से पढ़ाइएगा तो फिर मैं अच्छे से पढ़ा देता हूँ। आप पता होता है ना, दुनिया में हमारा जो है वो होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि बस जस्ट खत्म कर दो। इंजीनियरिंग को आप पता है ये समझते हैं, इंजीनियरिंग तो कुछ भी नहीं है। सर के पास जाएँगे, सर क्या करेंगे, बस 1 दिन के अंदर मशीन पूरी याद करवा देंगे। 10 दिन में हम तैयार करके हम एग्ज़ाम दे देंगे। तो ऐसा ऐसा नहीं है बेटा। पढ़ाई पर फ़ोकस करो, बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दो, कि सर बस आप तो पढ़ाइए, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अच्छा कोई बोले सर अदर सब्जेक्ट भी, सब हो जाएँगे। एसएससी के हिसाब से लास्ट बचा हुआ है यूटिलाइज़ेशन, हो जाएगा बहुत जल्दी, टेंशन मत लो। बाकी एनएचपीसी के हिसाब से क्या होगा, आपके 2-3 सब्जेक्ट है वो भी हो जाएँगे। उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिजिटल, कंट्रोल और कौन-सा होगा हमारे पास में, माइक्रो प्रोसेसर एंड सिग्नल सिस्टम, ये 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए। आपका पेपर दिसंबर लास्ट तक है। आप सोचिए कि आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को 1 महीना ही हुआ होगा ना पढ़ते हुए, कितना टाइम हुआ इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट किए हुए? 1 महीना ही हुआ है ना? कितने दिन हुए? 10 दिन हमने पढ़ा हुआ, 10 दिन ये, 10 दिन ये, डेढ़ महीना हो गया होगा मैक्सिमम, है ना? डेढ़ महीने, 2 महीने तो नहीं हुए पूरे। डेढ़ महीने में इतने सारे सब्जेक्ट हम खत्म कर सकते हैं ना, आने वाले सब्जेक्ट 1 महीने में भी नहीं लगेगा ना। उनमें 3-3 4-4 दिन की ज़रूरत है सभी सब्जेक्ट के अंदर। ज़्यादा टाइम का नहीं होता है वो, है ना? 2 महीने होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये हमारे पास में है कलेक्टर टू बेस बायस। नेक्स्ट होगा हमारे पास में इमिटर बायस। नेक्स्ट होगा हमारे पास में इमिटर बायस। क्या होगा? इमिटर बायस। इमिटर बायस। इमिटर बायस। पढ़ने पर फोकस करो यार, दूसरी जगह सब कुछ छोड़ दो। जल्दबाजी मत करो। एक बार जो नॉलेज बिल्डअप करना है, जो नॉलेज आपको चाहिए वो सारा ले लो, उसके बाद कोई सा भी फॉर्म फिल करना, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि आप हर फॉर्म में हजार रुपए बर्बाद करके अपना 10-15 हजार 20 हजार तो फॉर्म भरने में ही बर्बाद कर दोगे। इससे बेटर ये है कि पढ़ाई पर फोकस करना है। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग उल्टा खेल करते हैं कि सर कोचिंग तो हम वाईटी से पढ़ लेंगे, फॉर्म जितना आएगा सर हम सारा भरेंगे। पता है क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ये बोलते हैं कि, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के डेली मैसेज आते हैं मेरे पास, सर मैं इतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, सर आप मुझे फ्री में एक्सेस दे दीजिए, नहीं तो मैं सर वाईटी से पढ़ लूंगा आपका। एक स्टूडेंट ने तो अजीब भी किया था, उसने बेच परचेज किया। मैंने उससे उसने बहुत मैसेज पे मैसेज कर देता है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो गलती से ये बेच परचेज कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैंने अब उसने 2 दिन ही हुए थे परचेज किए हुए, 3-4 दिन हुए थे मैक्सिमम। मैंने कहा यार अब नहीं समझ में आ रहा है, 4 दिन में तो क्या है, मैंने उसको रिफंड कर दिया वापस से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ कि तुम कहाँ पर पढ़ने जा रहे हो ऐसा जहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने देखा है कि सर इस फैकल्टी ने पढ़ाया, वो मुझे समझ में आ गया। तो जैसे ही मैंने उसको रिफंड किया, उसके बाद में उसने रिप्लाई कितना अच्छा किया। उसने बोले सर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सर, अब बस आपके यूट्यूब क्रैश कोर्स से मैं पढ़ लूंगा। अब आप सोचिए कि बेच लिया, बेच में उसको समझ में नहीं आ रहा है, बेच में उसको समझ में नहीं आ रहा है। सर पैसे रिफंड करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई सच बताओ कहाँ पढ़ने जा रहे हो, ऐसा कौन अच्छा पढ़ा रहा है इलेक्ट्रिकल में मार्केट में? बोले नहीं सर कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके यूट्यूब क्रैश कोर्स से पढ़ूंगा मैं। तो अब आप सोचिए कि यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब पे कभी भी आपने देखा होगा, कभी 100% नहीं मिलता है, और अगर मान लो सब कुछ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा 100%, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, सर्वाइव कहाँ करेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग उल्टा करते हो, आप यहां से पढ़कर 10-15 हजार के फॉर्म फिल करते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ वो करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, अगला एक पेपर भरो और एक पेपर में सिलेक्शन ले लो। तो ये जो 15-20 हजार रुपए इधर फॉर्म फिलिंग के करोगे ना, उससे बेटर है कि 2 हजार में ढंग से पढ़कर 1 हजार रुपए में सिलेक्शन लो। फायदे की बात आप सभी के लिए रहती है ना, फायदे के लिए आपके, मतलब आप सभी के फायदे की बात है ना। नेक्स्ट, जैसे अभी इस बार जो क्रैश कोर्स होगा वाईटी पर जो अभी क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं संडे को, वो ओनली लाइव ओनली रहेगा, क्योंकि उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, लगभग मैक्सिमम चीजें जो है डिलीवर करने वाला हूँ आप सभी की एक परफेक्ट रिवीजन के लिए। बट वो लाइव ओनली रहेगा ना, लाइव ओनली रहेगा, मतलब जो इसको रिवीजन करना है वो लाइव आ जाएगा, पढ़ना है वो लाइव आएगा, है ना। तो इसीलिए आप में से अगर किसी को भी जो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा संडे से, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट लगभग रिवीजन हो जाए, तो लाइव रहिएगा, क्योंकि बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पर
नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलो तो यहां पर आ जाओ। इमिटर बायस की अगर हम बात करें, इमिटर बायस जो है वो क्या रहेगा, इमिटर बायस के अंदर बात करें तो डायग्राम ऐसा होगा। इमिटर बायस में क्या होगा, इमिटर बायस के अंदर ये आरबी होगा, यहां पर आर ई और अपन कनेक्ट कर देंगे ना। इमिटर बायसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, आर ई रेजिस्टेंस जो है उसको और हम कंसिडर करेंगे हमारे पास में। तो ये आर ई होगा और ये हमारे पास में आर बी होगा, ये हमारे पास में आर सी रहेगा, आरसी हमारे पास में रहेगा। और यहां पर वोल्टेज, इसको यहीं लिख दो ना, कि यहां पर वोल्टेज होगा वीसीसी होगा, और यहां से आप कनेक्शन कर दीजिए इसको। तो ये कलेक्टर करंट आईसी होगा, ये हमारे पास में आईसी प्लस हमारे पास में आईबी होगा, इधर से करंट आई बी जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, इसका तरीका बता दे रहा हूं ना। डेरिवेशन अभी मैंने आपको बताया ना, इक्वेशन बनाकर डिराइव करके सॉल्व करना होता है, तो वो आप सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं। यहां पर जो एस फैक्टर आएगा ना, एस फैक्टर, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 + बीटा अपॉन 1 + 1 - बीटा इंटू, अभी इससे पहले क्या आंसर आ रहा था, इससे पहले आ रहा था आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी। इस बार क्या आएगा, माइनस आर ई अपॉन आरबी प्लस आर ई। ये आएगा डेरिवेशन के अंदर जब हम पूरा डेराइव करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि इमिटर बाइसिंग के अंदर किस में ध्यान रखना, इमिटर बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस आता है वो हमारे पास में क्या आता है, आर ई आता है। याद कैसे रखोगे, इमिटर बाइसिंग में आर ई आता है, कलेक्टर बाइसिंग में यहां पर आर सी आता है। बस इतना सा चेंजेस आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 + बीटा इंटू 1 + बीटा, और मल्टीप्लाइड विथ क्या होगा हमारे पास में, आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। आर ई अपॉन क्या होगा, आर बी प्लस आर ई। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आएगा एस फैक्टर का, किसके अंदर, इमिटर बाइसिंग के अंदर। क्योंकि लास्ट टाइम अगर फिक्स्ड बाइसिंग में पूछ चुका है तो वो कलेक्टर या इमिटर बाइसिंग भी पूछ सकता है फिर। रिकॉर्डेड दीजिए, क्या दिक्कत है, बट आप चाहते हैं मैं अच्छा कंटेंट दूं तो लाइव फॉर्मेट में रहेगा। आप बोलेंगे सर थोड़ा बहुत कंटेंट दे दीजिए, रिकॉर्डेड रहने दीजिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। डियर, अगर मैं बेस्ट सारी चीजें यूट्यूब पर दे दूंगा, मेन चीज वही है फिर से, तो फिर मुझे इस एप्लीकेशन को रन करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं देखो जो बात सच है वो सच बोलता हूँ, बाकी की तरह ये नहीं बोलता हूँ कि आइए मैं आपको यूट्यूब पर सब कुछ दे दूंगा। वो कहने की बात होती है। मैं हाँ यूट्यूब पर सब कुछ दूंगा, जो सीरियस है वो लाइव पढ़ लेगा आराम से। लाइव आइए, सब कुछ पढ़िए, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बात पर मैं एग्री हूँ कि एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर लाइव में बाद में यूट्यूब पर नहीं रहेगा, एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। चलिए 10 मिनट के लिए चाय वाय पी ले, क्या बोलते हो। 10 मिनट के लिए चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको अपन खत्म करते हैं बीजेटी को आज, है ना। ओके, थैंक यू।
चलिए आगे शुरुआत करें। चलिए नेक्स्ट। जेके भी बेच एक्सटेंड हो सकता है क्या? डियर, आपको वो एप्लीकेशन से आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। हाँ, उसकी प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, 800 रुपीज में नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका एक्सटेंड हो जाएगा ना। 800 रुपीज में आप एप्लीकेशन से पे करके नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, अगर मान लो और भी पोस्टपोन्ड होता है आपका पेपर, जो कि मुझे फील आ रहा है कि अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि 25 को आपका पेपर हो जाएगा। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि एसएससी के भी बहुत सारे पेपर होंगे और भी बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी भी पेपर आपका हो पाएगा। ये एक्सटेंड होते होते मैं जनवरी की उम्मीद कर रहा हूँ, आपका पेपर जो है वो जनवरी के लगभग आपका पेपर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप 6 मंथ के लिए आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू परचेज करके। ऐसा मत सोचो कि आपको नुकसान है, ऐसा कोई आपसे कोई ज्यादा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ। आप में से जिन स्टूडेंट ने पहले 1700-1800 रुपए में लिया होगा, 1800 रुपीज में लिया होगा, उनको 1 साल की वैलिडिटी आप मिली है ना। ठीक है, आपको पहले आपने 1000 रुपए में परचेज किया है, अभी आप 800 रुपए में परचेज कर रहे हैं, तो आपको भी लगभग जो है वो 1800 रुपीज में ही आपको मिल रहा है, लगभग 9 से 10 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जा रही है। ठीक है ना, तो कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो आप जिन्होंने 1800 रुपए में लिया 1 साल की वैलिडिटी, और आप अभी लेंगे, तो दोनों का बराबर ही है हमारे पास में ना। एसएससी पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते यार, है ना। चलो तो आगे आ जाओ, पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। इमीटर बायस हो चुका है हमारे पास में, सेल्फ बायस। नेक्स्ट होगा हमारे पास में वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस आपके पास में है। वोल्टेज डिवाइडर बायस आपके पास में है। अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर बायस की बात करूं, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में क्या होगा, तो समझिएगा, ये हमारे पास में बीजेटी है, ये हमारे पास में बीजेटी है, ये आरसी है। नेक्स्ट, वोल्टेज डिवाइडर बायस के अंदर क्या होगा, यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा R1 और R2, यहां पर दो रेजिस्टेंस होंगे, यहां पर R1 R2 दो रेजिस्टेंस होंगे। इधर से हम सप्लाई क्या देकर रखेंगे, हम इसको सप्लाई जो है वो हम देखे चलेंगे, कौन सा ध्यान रखिएगा, तो हम इसको सप्लाई हम देकर चलेंगे। ये होगा आरबी, सॉरी, ये होगा R1, ये होगा रेजिस्टेंस R2, ये होगा हमारे पास में RC। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VBE प्लस VCC। ठीक है, तो ये आपके पास में सर्किट रहेगा। यहां से बेस करंट IB आएगा, यहां से कलेक्टर करंट, और यहां से इमीटर करंट। ये हमारा डायग्राम रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए, कभी भी अगर आपको पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को फिर से इक्विवेलेंट सर्किट में बना लेंगे। और इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ये सर्किट आप बार बार बनाते होंगे ना, बहुत बार आपने ये सर्किट बनाया होगा। तो ये होता है VB वोल्टेज, ये होता है RB रेजिस्टेंस, और यहां पर करंट क्या होगा, IC आएगा, ये रेजिस्टेंस RC होगा, यहाँ का वोल्टेज VCC होगा, और यहां पर अगर हम बात करें बेस करंट कितना होगा, IB होगा, यहाँ का वोल्टेज VBE होगा। आप बोलोगे VB क्या है, तो VB कुछ नहीं है, वहां VB वोल्टेज जो होता है ना, VB होता है हमारे पास में पोटेंशियल डिवाइडर से। देखो ये VCC इन दोनों के अक्रॉस आएगा, पोटेंशियल डिवाइडर से यहाँ का वोल्टेज निकाल लो। पोटेंशियल डिवाइडर से आप यहाँ वोल्टेज निकाल दीजिए, तो R2/R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये आप VBE निकालेंगे आप।
आरबी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आरबी रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास में दोनों का पैरेलल होगा R1 R2 का। तो R1 इंटू R2 लिख दीजिए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास में आरबी और वीबी आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आरबी एंड वीबी जो हैं वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना? क्या बोल रहे हो? प्रिंस आपने 2 बार लिया 1800 में, ऐसा क्यों? एक बार आप मुझे अपनी स्लिप भेज देना, अगर ऐसा कुछ होगा तो 2 बार अगर आपने लिया है तो आपका रिफंड कर दिया जाएगा, है ना? अगर ऐसा कुछ है तो 2 बार लेने की नीड ही नहीं थी। आर ही नहीं आता है यहाँ पर, है ना? इसमें आर ही नहीं आता है। मैं चेक कर लेता हूँ आर ही। नहीं, आर ही भी आएगा इसके अंदर, है ना? आर ई यहाँ पर और आएगा, आर ई और आप बना लीजिए इसमें आई ई करंट होगा, यहाँ आर ई और बना लो, है ना? आर ई और आएगा, आई ई करंट यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए, तो ये हमारे पास में जो है, हाँ आर ई आएगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा? सर्किट डायग्राम होगा, किसका ध्यान रखिएगा? और वोल्टेज डिवाइडर बायस, या फिर क्या होता है? सेल्फ बायस। सेल्फ बायस ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर। न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो इक्वेशन क्या लिखोगे? तो वीबी इज इक्वल टू यहाँ का ड्रॉप प्लस यहाँ का प्लस ये वोल्टेज हमारे पास में रहेगा। तो इसकी इक्वेशन जरूर बना लो, ताकि मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, डेटा आप इसमें पुट करके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेना। वैसे मैंने आपको क्लास के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए भी हैं बाइसिंग से रिलेटेड, तो वो न्यूमेरिकल आप सारे ट्राई फिर से कर लेना एक बार और। इक्वेशन अपन लिख देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ का वोल्टेज वीबी इक्वल टू क्या होगा? ध्यान रखिएगा, तो वीबी इज इक्वल टू वीबीई प्लस आईबी इंटू आरबी प्लस यहां पर क्या होगा? आईई इंटू आर ई। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां बाहर आप लगा सकते हैं, तो ये वोल्टेज क्या आ जाएगा? ये होगा वोल्टेज वीसीई। तो यहां पर लिख दीजिए वीसीसी, वीसीई आईसी इंटू आरसी प्लस आईई इंटू आर ई। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में आएगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो है काम में आएगी, है ना? चलिए, तो अगर हम बात करें हमारे पास में, तो ये जो है ये हमारे पास में क्या होगी? इक्वेशंस हमारे पास में होगी वीबी एंड वीसीसी की, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बीजेटी एम्पलीफायर। नेक्स्ट लिखिएगा बीजेटी एम्पलीफायर, बीजेटी एम्पलीफायर। बीजेटी एम्पलीफायर के अंदर अगर हम बात करें, तो बीजेटी के अंदर अपन एज एन एम्पलीफायर अपन क्या यूज करते हैं? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम यूज करें। आरी जरूरी तो नहीं है, नहीं वो अभी जो बेसिक सर्किट होता है ना बुक्स में जो दिया होता है उसमें आरी दिया होता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, इन जनरल सर्किट में मैंने आरी लिख दिया है ना, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर दे या न दे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। नहीं, यह एस फैक्टर नहीं निकालते, यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, तो वो नहीं पूछेगा आपको कभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर बीजेटी एम्पलीफायर की। अगर मैं बात करूं तो बीजेटी एम्पलीफायर जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा? तो हम यहाँ पर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन is used as an amplifier, as an amplifier, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो अपन क्या करते हैं, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करवा दीजिए बेटा। ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स में मैंने न्यूमेरिकल करवा रखे हैं ना, फाउंडेशन कोर्स के अंदर न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा रखे हैं।
YT पर मैं करवा दूंगा, या अपने पास अभी पावर स्टॉर्म के बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपन आरएम बेस में स्टार्ट करेंगे, वहां पर मैं करवा दूंगा न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर। क्योंकि इसी में अगर मैं न्यूमेरिकल करवाने के लिए आ गया, तो आपको पता होगा हमने 2 घंटे की एक क्लास तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही करवाए थे मैंने क्लास के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो तो मैंने करवा दिए हैं फास्ट ट्रैक कोर्स से, अदरवाइज फाउंडेशन में मैंने सारी चीजें करवा रखी है, नहीं तो ये खत्म ही नहीं हो पाएगा, फिर हम क्रैश कोर्स ही नहीं खत्म कर पाएंगे ना। फिर भी मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, क्रैश कोर्स है, बट लगभग मैंने सारी चीज एक बार एक्सप्लेन भी कर दी आपको फास्ट तरीके से ना। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या होगा, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। चलो यहाँ पर डायग्राम आप बनाइए, डायग्राम आप बनाइए इसके अंदर। यहां पर क्या होता है, ये होता है कैपेसिटेंस CE होता है, यहां पर हमारे पास में C1 होता है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, RC हमारे पास में रहेगा, ये हमारे पास में क्या रहेगा, CC रहेगा, ये RC रहेगा, ये C2 लिख दो उसको, ये C1 लिख दो, यहां पर नोटेशन थोड़ा चेंज कर दो, यहां पर आपको V नोट मिलेगा, यहां पर हम VI इनपुट देंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, एम्पलीफायर सर्किट है। बाकी आप इसको सप्लाई दे दीजिए यहां से VCC, तो ये VCC हम इसको सप्लाई दे देंगे ना, VCC हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई हम देकर चलेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, डायग्राम है। आपसे पूछेगा बताओ C1 का काम क्या है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कैपेसिटेंस कनेक्टेड ऑन द इनपुट साइड एट द बेस टर्मिनल। तो बेस टर्मिनल पर जो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इसका काम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप मुझे, इसका काम क्या होता है, जल्दी से बताओ। मैं कल करवा दूंगा डियर विकास, कल करवा दूंगा न्यूमेरिकल, मैं पहले से लिख कर आऊंगा, लेकर आऊंगा, ताकि आपको टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। क्या करेगा जल्दी से बताओ। कैपेसिटर जो अपन कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट टर्मिनल पर, वो काम करता है एसी और डीसी को मिक्स करने का काम करेगा। क्या करेगा, एसी और डीसी को मिक्स करने का काम करेगा। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे, इसका काम क्या होगा, ध्यान रखना, मिक्स एसी एंड डीसी सिग्नल, मिक्स एसी एंड डीसी सिग्नल। तो ये एसी और डीसी सिग्नल को मिक्स करने का काम करेगा। क्या करेगा, एसी एंड डीसी सिग्नल को मिक्स करने का काम करेगा। ये कॉमन इमीटर, जो इमीटर पर जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, वो क्या काम करेगा, जल्दी से बताओ। जो कैपेसिटर हमने इमीटर पर लगाया है, वो क्या काम करेगा, तो वो बाईपास करने का काम करेगा। किसको ध्यान रखना है, एसी सिग्नल को, है ना, किसको, एसी सिग्नल को, बाईपास द एसी सिग्नल। इसका काम होगा, बाईपास करने का काम होगा, बाईपास एसी सिग्नल, एसी सिग्नल को बाईपास करने का काम करेगा। इसका काम क्या होगा, C2 का, जल्दी से बताओ, इसका काम क्या होगा, C2 का, C2 का काम क्या होगा। तो ये क्या काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है एसी सिग्नल को। डीसी को एम्पलीफाई नहीं करता है, किसको एम्पलीफाई करता है, तो एम्पलीफाई द एसी सिग्नल, करेक्ट। तो ये आंसर क्या होगा, ये होगा एम्पलीफाई, एम्पलीफाई एसी सिग्नल, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। क्या करेगा, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करेगा हमारे पास में। नेक्स्ट, ये हमारे पास में एक और हमारे पास में होता है डायरेक्ट कपल्ड, एक और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन होता है डायरेक्ट कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, CE कॉन्फ़िगरेशन। डायरेक्ट कपल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, तो डायरेक्ट कपल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जो कैपेसिटेंस है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इनपुट कैपेसिटेंस है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये हमारे पास में आउटपुट होता है, इस तरह का डायग्राम हमारे पास में रहेगा। इनपुट कैपेसिटेंस क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये हमारे पास में V नोट होगा। अब आप मुझे बताएंगे इनपुट कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारे पास में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां तो हमारे पास में V नोट मिलेगा। तो आपको अगर कभी पूछ ले, यही क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्ट कपल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैपेसिटेंस क्या होता है, ध्यान रखना, इनपुट कैपेसिटेंस जो है वो शॉर्ट सर्किट रहता है। इनपुट कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा हमारे पास में, वो रहेगा शॉर्ट सर्किट।
क्या रहेगा, इनपुट कैपेसिटेंस से वो शॉर्ट सर्किट रहता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायरेक्ट कपल्ड कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो वो शॉर्ट सर्किट रहता है। अभी इसके अंदर अपन कल की क्लास में, अभी बीजेटी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बट हाँ कल क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। कल बीजेटी के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन इमिटर, सॉरी, स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ेंगे अपन, एच पैरामीटर मॉडल, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एच पैरामीटर मॉडल के बाद में डार्लिंगटन पेयर सर्किट और इवर्स मोल मॉडल, करंट मिरर सर्किट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, यहां पर जाकर हमारा बीजीटी खत्म हो जाएगा। फिर हम ओपेम, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास है पावर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर। 2 दिन अभी आपका और चलेगा, है ना, ये मानकर चलिए 2 दिन तो अभी हमें और पढ़ना पड़ेगा, किसको, ठीक है, 2 दिन और हमें पढ़ना पड़ेगा किसको, तो बीजेटी को। 2 दिन बाद में आपका ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट सब्जेक्ट, और वो रहेगा यूटिलाइजेशन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।